हवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फ़ारसी लब लहजे से मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि वो उस ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी ज़रूरत महसूस ना हुई। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़े थे, मगर इनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गुड यार, अब हो कौन, सामने तो आओ। गोली की चोट खाते ही इनमें से एक मज़ाहिया अंदाज में बोला, मगर मैं इसके बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज़ कदमों वहाँ से रुखसत हो गया था। मैं इनके साथ बातचीत करके कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहाँ मुझ करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। ठीक है ना, बताओ, इसी आदमी ने दोबारा आवाज़ दी। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला, और इसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो इसे मालूम था कि इसका साथी जाग रहा है, और दूसरा ये कि ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मुकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। दरमियानी सी झील इस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेट कर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए उठ बैठा। वाकई सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बावजूद हमने गली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई ख़ास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है। मुझे बस 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए, सरदार ने कहा, और मैंने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील के जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। इस वजह से हम दोनों की ज़ुबान पर ताले लग गए थे। हम बवक़्त तमाम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज़ पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करना चाहिए। सरदार ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज़ इसके कानों तक भी पहुंच गई थी। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, इसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठ कर बैठ गया। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था कि मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर थे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन इन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के करीब पहुंचा और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे पूछ रही थी। मैंने GPS पर देखकर अपनी जगह का 6 हिस्सा हवाला दे दिया। झट इसका अगला मैसेज पहुंचा, हम भी इसी जगह आ रहे हैं, पहुंचकर अपनी जगह के बारे बताती हूँ। ओके, लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूँ भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही थी। एक बार तो मेरे जी में पैगाम को नज़रअंदाज करने का ख्याल आया, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर ना चाहते हुए भी पैगाम खोलकर पढ़ लिया। पैगाम पढ़ते ही मेरी गुदनुदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि इसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते हुए देखा है। मैंने फ़ौरन लिखा, तो निशाना क्यों नहीं बनाया? इसका शूखी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि इन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है, जब तक मैं पतलून पहनती वो दरख्तों की झुंड में गायब हो गए थे। यूँ भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी, और वो मुझसे 50-60 मीटर दूर था। किस जानिब से आ रहे हैं? इसने मुख्तसरन लिखा, शुमाल। ठीक है, शुक्रिया, लिखकर मैं सरदार को मुखातिब हुआ। खान साहब, ज़रा होशियार रहना। क्या हुआ? इसने बेताबी से पूछा। शायद हमारे पड़ोसी इसी जानिब आ रहे हैं। मैंने इसके कान में सरगोशी की और इस्बात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा। जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जा रहा, इसके वही सिमत शुमाल भी थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इतला ना देती तो शायद वो छुपकर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल यह था कि इन्हें हमारी जगह के बारे में मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत कर रहे थे। मौखर ज़िक्र सोच भी सही लगी, क्योंकि हमारे छुपने की जगह के बारे सिर्फ जेनिफर जानती थी, और जेनिफर से ये बाइद था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि इसने तो मुझे इनके आने की इतला दी थी। सरदार, वो देखो। मैंने सरदार को इनकी जानिब मुतवज्जा किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। अब मेरी बारी, सरदार ने शिस्त बांधते हुए कहा, जबकि मैं इनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर्स का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी
कि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर मैंने इसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा मैंने इसे हवा की रफ्तार भी बता दी। ठीक है कहकर वो शिस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली थी। चंद लम्हों के बाद इसने ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उल्टकर पीछे जा गिरा था। फायर की आवाज़ और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के ज़ेरे असर धड़कने लगा। राइफल इधर दो। वो दोबारा शिस्त बांध रहा था कि मैंने इससे राइफल झपट ली। क्या हुआ? इसने हैरानी से पूछा। इसे जवाब दिए बगैर मैंने मैगज़ीन कैच दबाकर मैगज़ीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सर सराते हुए लहजे में कहा, सरदार ये एम्यूनिशन तो असली है। कि क्या? सरदार का रंग उड़ गया था। मगर मैंने तो पेंट एम्यूनिशन डाला था। ये राइफ़ल भी असली है। तुम कल से लिए फिर रहे हो। क्या इतना अंदाज़ा नहीं हो सका तुम्हें? नागवारी से राइफ़ल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। इसका साथी घुटनों के बल इसके साथ बैठा हुआ शायद इसके ज़ख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वक्त हमारे पास मौजूद 2 वॉकी टॉकी पर एक पैगाम दोहराया गया। मशक़ अख्ताम पजीर हुई। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद ज़ख्मी हो गया है। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। ये पैगाम बार बार दोहराया जाने लगा। अचानक मोबाइल पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर मैंने कॉल रिसीव की। जी क्या हुआ? इसके लहजे में परेशानी थी। तो पता नहीं, मैं गड़बड़ा गया था। जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर ज़ख्मी हो गया है। यूँ करो, वापस कैंप लौट जाओ और ज़ख्मी स्नाइपर के करीब ना जाना। तुम्हें देखकर वो झगड़ा ना शुरू कर दें और किसी को भी असल बात की हवा ना लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। ठीक है। राब्ता मुनक़ता करके मैं हका बका बैठा सरदार को नीचे उतरने का इशारा किया। नीचे उतरते ही मैंने राइफ़ल से ज़िंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंक दी और मैगज़ीन में पेंट एम्यूनिशन भर दिया। सरदार के हवाले इसकी राइफ़ल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। खुद पर काबू पाओ। सरदार के चेहरे पर सब परेशानी के असरात देखकर मैंने इसे तसल्ली दी। मुझे अच्छी तरह याद है ज़ीशान भाई कि मैंने मैगज़ीन में पेंट एम्यूनिशन लोड किया था और ये भी हकीकत है कि मेरे पास डिमी राइफ़ल थी। न जाने कब राइफ़ल और एम्यूनिशन बदली हुआ। अच्छा फ़िलहाल खामोश रहो और इस बारे किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं। इसे चुप करा कर मैं अपनी सोच के घोड़े अच्छा फ़िलहाल खामोश रहो और इस बारे किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं। इसे चुप कराकर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से कोई इसे बेगुनाह ना मानता। सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर इसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। यकीनन वो ज़ख्मी को उठाने जा रहा था। फिर एक चक्कर फ़िज़ा में काट कर हेलीकॉप्टर नीचे बैठने लगा। हमारे कैंप तक पहुँचने से पहले हेलीकॉप्टर रवाना हो गया था। घंटे डेढ़ हम इस जगह पहुंच गए थे जहां से मशक की शुरुआत हुई थी। मशक से बाहर आने वाले स्नाइपर्स वापस कैंप में पहुंच चुके थे। हम फिल्म हॉल में बैठकर स्नाइपर्स का इंतज़ार कर रहे थे। हमसे पहले भी चंद स्नाइपर्स मौजूद थे। वो भी मशक के एकदम ख़त्म होने पर हैरानी का इजहार कर रहे थे। ज़ख्मी होने वाले स्नाइपर के मुतल्लिक भी वो कियाफा शनासी कर रहे थे। लिजोना भी वहाँ मौजूद थी। मैंने सरदार को आहिस्ता से कहा, लिजोना को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लिजोना हमें देखते ही जल्दी से हमारी तरफ बढ़ी। शुक्र है तुम लोग ठीक हो, हमसे मुसाफा करते हुए वो आहिस्ता से बोली। वैसे पता चला कौन ज़ख्मी हुआ है? फ़िक्र ना करो, थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। मैंने झूठ बोलने की बजाय बात को गोलमोल करना मुनासिब समझा। अगले 10-15 मिनट में तमाम पहुंच गए थे। इंडियन स्नाइपर्स के हमरा मजमूई तौर पर 12 जोड़ियाँ बकाया थीं। इसके अलावा सारे स्नाइपर्स मशक से बाहर होकर वापस कैंप पहुंच गए थे। जेनिफर ने आकर तमाम को बताया कि इंडियन स्नाइपर श्रीकांत शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गया है। श्रीकांत के ज़ख्मी होने की वजह से इसने लाइल्मी का इजहार किया था। तमाम को इकट्ठा होते ही लग्जरी बस में बैठे और तमाम रवाना हो गए। सरदार के चेहरे पर हवीदार परेशानी बड़े असरात किसी को भी हकीकत से रोशनास करा सकते थे। मैंने दबे अल्फाज में इसे अपनी हालत पर काबू रखने का मशवरा देने लगा। कैंप में पहुंचकर हमने ग्लिसोट से छुटकारा हासिल किया और नहाकर सूट कपड़े पहन लिए। चाय के बारे में क्या ख्याल है? सरदार के गुसल खाने से निकलते ही मैंने पूछा। मैं बना देता हूँ। वो इलेक्ट्रिक कैथली की तरफ बढ़ गया। मैंने पूछा, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये राइफ़ल कौन बदली कर सकता है? क्या यहाँ ये गुफ्तगू करना मुनासिब होगा? हाँ, मैं इत्मीनान से बोला, क्योंकि इंतज़ामिया इस बात से बेखबर नहीं है कि श्रीकांत किसकी गोली का निशाना बना है। मेरे ख्याल में इसी का काम है जो खुद गोली का निशाना बना है। सरदार ने कमरे में पड़े छोटे फ्रिज से मिल्क पैक का डिब्बा निकाल कर इलेक्ट्रिक में दूध डालने लगा।
मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो वो कभी भी हमारा पीछा करने की कोशिश ना करते। वो हमारा पीछा कब कर रहे थे? मिल्क पैक का खाली डिब्बी कूड़ा क्रिकेट में टोकरी में उछाल कर वो कैथली में चाय की पत्ती डालने लगा। इसकी बात मेरे दिल को लगी। कह तो सही रहे हो, इन्हें क्या खबर कि हम कहाँ छुपे हैं। सरदार कुछ कहने लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं। मैंने आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलकर एक अनजान आदमी अंदर दाखिल हुआ। ज़ीशान कौन है? वो मुस्तफसिर हुआ। जी, मैंने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तुम्हें कर्नल याद कर रहे हैं। मुझे? कहाँ है वो? मैं हैरानी से कहते हुए खड़ा हो गया। इसने जवाब दिया, आए मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सरदार ने मुझे जाने पर आमादा देकर कहा, चाय तो पी लेते? वापसी पर पी लूँगा, कहकर मैंने नौवारिद के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं कर्नल के सामने था। इसे देखकर हैरानी के साथ मेरा दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। कर्नल स्कॉट डेविड का चेहरा मेरे लिए नया नहीं था। मैंने अटेंशन होकर इसे ताज़ीम दी और इसके इशारे पर इसके सामने रखी हुई नशिस्त संभाल ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। मैंने भी इसे नज़रें नहीं चुराई थी। तो क्या ख्याल है? इसने बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने बता दिया था, तुम जानते हो कत्ल की सज़ा क्या है? तुम दोनों के हाथों एक इंडियन फ़ौजी कत्ल हुआ है। वो ऐसा गलती से नहीं हुआ। और मैंने बेसख्ता पूछा, क्या वो मर गया? नहीं, फ़िलहाल तो ज़िंदा है, मगर मरने में कितनी ही देर लगती है। ये सरासर इल्ज़ाम है। हमें फांसने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया, मगर इस बात का तो सिर्फ तुम्हें या मुझे पता है ना, वरना बज़ाहिर तो ये कत्ल अमद है और कैप्टन जेनिफर भी तुम लोगों के साथ शामिल है। अब ये ना पूछने बैठ जाना कि कैप्टन जेनिफर का मुझे कैसे पता। मैंने तल्खी से कहा, ज़ाहिर बात है वो भी इस साजिश का हिस्सा है। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया, इसके इल्म में असल बात नहीं है। हमने तो बस इसे कोर्स में अच्छी पोजीशन हासिल करने का तरीका बताया था और वो बेखबरी में इस्तेमाल हो गई। इसके भेजे हुए आखिरी पैगाम महफूज हैं, जिसमें इसने तुम्हें इंडियन स्नाइपर्स के आने की इतला दी और तुम्हारे साथी इसने इसे असल स्नाइपर राइफ़ल का इस्तेमाल किया। वरना इससे पहले भी तुमने काफ़ी स्नाइपर्स को निशाना बनाया था, तो फिर इनमें से किसी पर असल स्नाइपर राइफ़ल की गोली क्यों नहीं चलाई गई? पहले भी सरदार ने सफाई देने की ज़रूरत नहीं। इस बात का यकीन कैसे दिलाओगे? क्या अदालत में ये बात साबित कर सकोगे, जबकि कैमरे से बनने वाली फिल्में हमारे पास मौजूद हैं? मैंने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। दर हकीकत हमें बड़ी चाबकदस्ती और होशियारी से फंसा गया था। सारी कार्रवाई बिल्कुल बेदाग थी। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, गोली चलाने वाला इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठेगा। इसका साथ देने वाला कम अज़ कम 10 साल कैद बामुशक्क़त पाएगा और कातिलों को मालूमात देने वाली कैप्टन का कोर्ट मार्शल होगा। ये मैंने कम से कम सज़ा तजवीज़ की है। क्या चाहते हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात। कर्नल स्कॉट मुस्कुराया। यकीन मानो, अगर ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता तो हम कभी भी तुम्हें तकलीफ़ ना देते। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, फिर तो मुझे फ़ख्र करना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई भी अमरीकी नहीं कर सकता। यह हकीकत है, 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानाबाजी कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सज़ा मंजूर है। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले। किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल कराएगा, ये एक अलग बहस है। अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान हासिल कर सकते हो। इसने अपने सामने रखी एक ज़ख़ीम फ़ाइल उठाकर मेरी जानब बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में कुछ मालूमात थी, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास दो दिन हैं। फ़ाइल तफसील से पढ़ लो। परसों अपने फ़ैसले से आगाह कर देना। ये गोया बात ख़त्म होने का ऐलान था। एक छोटी सी खलश है, पूछो। इसने इस्तफ़ामिया नज़रों से मेरी जानब देखा। सरदार पहले भी तो इस राइफ़ल से फ़ायर कर सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा इसने कोशिश तो की थी। फिर क्या क्यों नहीं? मतलब जी बिल्कुल, तुम सही समझे। इसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम इसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते, और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मशक शुरू होने से पहले इनसे झगड़ा कर चुका था, बल्कि इन्हें धमकी भी दे चुका था। बस ज़रूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये ख़बर बर वक्त पहुँच जाए कि तुम्हारी जानब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बहसन खूबी अंजाम दिया, और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नज़रअंदाज किए रखा। और अब अगर मैं इस काम के लिए राज़ी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? कोई मसला ही नहीं। श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की ज़िम्मेदारी सार्जेंट रीगन वॉच कबूल कर लेगा।
ओके, मैंने जाने के इरादे से खड़ा हो गया। गालिबन ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने साथी से सरदार के साथ मशवरा कर सकते हो। ये कहकर इसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहाँ से बाहर निकल आया। इसका नाम ब्रेन बिल्स था। एक आला ओहदे पर फाइज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफ़ी असर और रसूख रखता था। इसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता। फ़ाइल में लगे अखबारी तराशों में इसके बयानात बढ़कर इसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोज़े रोशन की तरह वाज़ह हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड इसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बतला दी। इस वक्त हम बाहर लॉन में बैठे थे। तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था। इसने पुरख्याल अंदाज में सिर हिलाया। बिल्कुल, इसमें भी इनकी कोई चाल ना हो। आजकल यूं भी नामे हाथ मुसलमानों को रकम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस किया जाता है और फिर इसी को आड़ बनाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है। इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमसे ये काम लेकर हमें फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हमारा अमेरिका में किसी ऐसी मुसलमान तंजीम से रब्ता साबित हो सकता है और ना ही एक ट्रेनिंग करने वाले सिपाही के पास हैवी स्नाइपर जैसे हथियार की मौजूदगी का कोई जवाब बनता है। ऐसा होने में सरासर इनकी अपनी ही नाअहली साबित होगी और फिर मैं यूं भी इस काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मददगार के तौर पर साथ ले जाने की कोशिश करूँगा। तो ये काम खुद क्यों नहीं करते? इस बारे कर्नल स्कॉट का कहना था कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं और मेरे अलावा कोई भी इस फासले से फायर करने की अहलियत नहीं रखता। कारेन NCO 20 mm जॉइंट स्नाइपर की मालूमात के लिए लिखता चलूँ कि अब भी ईजाद हो गई है जिसकी कारगर रेंज 3500 मीटर है, लेकिन अलबत्ता कुछ हथियार शनास राइफल इसे सिर्फ एंटी मटेरियल राइफल ही कहते हैं। बज़ाहिर तो इसकी बात बिल्कुल ठीक है। सरदार ने एक ख्याल ज़ाहिर किया। मैंने पूछा तो फिर क्या करूं? आमादगी ज़ाहिर कर दूं? अगर लिजोना से मशवरा कर लें तो वो भी इंटेलिजेंस से मुतल्लिक है, इससे मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफ़ी बेहतर था। क्या लिजोना को राजदार बनाना ठीक होगा? कहीं वो राज फाश ना कर दे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है लिजोना काबिल एतबार लड़की है, वो यकीनन हमें धोखा नहीं देगी। लेकिन बल्कि याद करो तो तुम्हें जेनिफर से मुताद रहने का मशवरा इसी ने दिया था। ठीक है, रात को डिनर के बाद तुम इसके कमरे में चले जाना, वहाँ कॉफ़ी वगैरह पीकर थोड़ी देर गपशप करना और फिर हवाखोरी के बहाने इसे यहाँ ले आना। लेकिन याद रहे कि भी किस्म के नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। नुकसान? इसके लहजे में हैरानी थी। हाँ, नुकसान, क्योंकि यकीनन हमारे कार फरमाओं को लिजोना का इस राज से वाकिफ़ होना पसंद नहीं आएगा। रहने दो फिर, सरदार दो टोक लहजे में बोला। बड़ी फ़िक्र है खान साहब। नहीं यार, किसी बेगुनाह को खामखा अपने मसाइल का शरीक कार बनाना कहाँ की अक्लमंदी है, इसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। दुरुस्त कहा। यूँ भी कर्नल स्कॉट ने मुझे किसी भी आदमी को ये बात बताने से मना कर दिया था। मैं फ़ौरन इसके साथ मुत्तफिक हो गया था। रात का खाना खाकर सरदार लिजोना के साथ कॉफ़ी पीने चला गया था। इन्होंने मुझे भी दावत दी, मगर मैंने लिजोना के साथ जाना मुनासिब ना समझा। मेरी वजह से लिजोना पर शक किया जा सकता था। मैं अपने कमरे में जाकर ब्रेन बिल्स की फ़ाइल का मुताला करने लगा। मुझे पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खटखटाकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। मश्क से वापसी के बाद वो पहली बार मेरे पास आई थी। क्या हाल है जी? वो बेतकल्फ़ी से मेरे साथ बैठ गई। बेहतर है, मुख्तसरन कहकर मैं मुताले की तरफ मुतवज्जा रहा। क्या पढ़ रहे हो? मेरे मूड को सिर्फ किसी खातर में ना लाते हुए इसने मेरे हाथ से फ़ाइल लेने की कोशिश की। मैं फ़ाइल बंद करके तकिए के नीचे रखता हुआ बोला, किसी के ज़ाती कागजात को देखने की कोशिश करना मेरा ख्याल है मुस्बत फ़ेल नहीं है। तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? तुम नहीं जानती? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तलखी से कहा, झूठ की भी कोई हद होती है जी। बाखुदा मुझे इल्म नहीं है तुम क्यों खफा हो। अच्छा चलो ये बता दो कि श्रीकांत को मोबाइल फ़ोन किसने लेकर दिया था? मैंने एक अंदाजे के तहत पूछा, क्योंकि जिस तरह जेनिफर को मुझे इंडियन स्नाइपर्स की आमद से मुतला करने के लिए किसी के राब्ते की ज़रूरत थी, बाइनिया इसे श्रीकांत पार्टी को मेरी जगह के बारे में बताने के लिए भी इनसे राब्ते की ज़रूरत होती। इसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिससे इंडियन स्नाइपर्स को मेरी जानब भेजा जा सकता। कि कौन सा मोबाइल? इसकी आवाज़ में शामिल लर्जिश मुझे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि मेरा तीर निशाने पर लगा था। अब कह दो ये भी झूठ है कि श्रीकांत के हवाले भी तुमने मोबाइल किया था। ठीक है, लेकिन इसे भी तो मैंने इसलिए लेकर दिया था ताकि मैं इसकी गोली का निशाना बनने से बच जाऊं। असल में मैं चाहती थी कि तुम लोगों में आपस में लड़ते रहोगे और मैं बस करो जानी, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। झूठ बोलने के लिए लहजे में एतमाद का होना ज़रूरी होता है। मैं मजबूर थी। मुझे बस ये अफसोस है कि तुमने अपने मकसद के हुसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत को हथियार बनाया। जी, मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत
बराए मेहरबानी मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम तशरीफ़ ले जा सकती हो। मैंने एक बार फिर इसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था, समझे तुम। वो भी एकदम गुस्से में आ गई थी। गोली का निशाना इंडियन स्नाइपर्स ने बनना था, तुमने नहीं। और जिस काम के लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, इसमें भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक तरह से तुम्हारा फ़ायदा है। तुम्हें एक मुसलमान दुश्मन शख्स को ख़त्म करने का मौका दिया जा रहा है। क्या मुझे एतमाद में नहीं लिया जा सकता था? कोशिश तो की थी जी, तुम माने ही नहीं। फॉर्म वाले किस्से को छोड़ो, मेरा इशारा मश्क वाले वाक़े की तरफ है, इसने अफसरदा लहजे में कहा। मैं नहीं बता सकती थी, अगर बता देती तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो फिर मोहब्बत का दावा किस लिए? ठीक है, मैं नहीं दावा करती, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मुझे तुमसे नफ़रत है, मुझे तुम एक आँख नहीं भाते। आप खुश? वो गुलगेर लहजे में कहती हुई खड़ी हो गई। इसकी आंखों में के कटोरे पानी से लबरेज हो गए थे, मगर इससे पहले कि आंसू बाहर आते वो रुख मोड़कर चल दी। मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। दरवाजे के सामने वो एक लम्हे के लिए रुकी, अपने हाथों की पुश्त से आंखों को मला और बाहर निकल गई। मैं आंखें बंद करके मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। मैं इनकार करने की हालत में नहीं था। इससे जहाँ हम दोनों की सज़ा के हकदार ठहरते, वहीं हमारे मुल्क की भी बदनामी होती। हम दोनों बुरी तरह फंस गए थे। कर्नल स्कॉट के लिए श्रीकांत को ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, और इसकी मौत का इल्ज़ाम लामहल्ला हम दोनों के सर होता कि हमारे खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। ब्रेन विल्स को वो जिस वजह से भी मरवा रहे थे, ये मेरा दर्द सर नहीं था, मगर ब्रेन विल्स की मुस्लिम दुश्मनी में शुबे की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कर्नल स्कॉट ने मेरे हवाले जो फाइल की थी, इसमें ज़्यादातर हवाले मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले ब्रेन विल्स के बयानात पर मुश्तमिल थे, और एक मुस्लिम दुश्मन यहूदी को अपनी जान बचाने के लिए कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई मजाका नहीं था। अगले दिन मैं कर्नल स्कॉट के सामने बैठा इसे अपना फैसला सुना रहा था। गुड, मुझे तुमसे इसी फैसले की तवक्को थी। मेरा इस बात सुनते ही कर्नल स्कॉट खुश दिली से मुस्कुराया। मजबूरी है, मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला। अच्छा, मैं फालतू बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय असल मुद्दा पर आता हूँ। तुम्हारे पास करीबन एक हफ़्ता का वक्त है। इस दौरान तुम रोज़ाना फायरिंग रेंज पर जाकर मशक कर लिया करो। इस ज़मन में एक नई हैवी स्नाइपर राइफ़ल तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मैंने कहा, वो पहले वाली ठीक है ना? नहीं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फायर के बाद राइफ़ल वहीं पर छोड़नी पड़ेगी, और इस राइफ़ल पर आर्मी का नंबर खुदा हुआ है। तफ्तीश का रुख फ़ौरन हमारी जान मुड़ जाएगा और हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें नई स्नाइपर राइफ़ल देंगे। यकीनन एक हफ़्ते में नई राइफ़ल को अपनी मुवाफ़िक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे मेरी फायरिंग मशक पर दूसरे ममालिक के स्नाइपर्स को कोई शक या हैरानी हो वगैरह तो नहीं होगा। नहीं, तुम यहाँ से जेनिफर के साथ सैर सपाटे के बहाने निकलोगे, किसी को क्या मालूम कि तुम कहाँ जा रहे हो।